ही ना है। ना तो कोई बड़ी पार्टी के यहाँ नेता लड़ रहे हैं और ना ही कोई ऐसा लड़ रहे हैं कि कोई कई बार जो है लोकसभा विधानसभा में सदस्य रह चुके हैं। यहां से चुनाव लड़ रहे हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर, सबसे पहला सवाल मुझे आपसे कि आपने चुनाव लड़ने के लिए नगीना सीट ही क्यों चुना? नगीना सीट चुनने का जो फैसला है वो पार्टी का है, क्योंकि हम पे ऑप्शंस में भरतपुर भी थी, आगरा भी थी, हम पे लालगंज भी थी, हम पे हाजीपुर और सासाराम भी थी। लेकिन पार्टी ने तय किया कि हम सबसे उपयुक्त जो सीट है आपको लोकसभा लड़ाने की, वो नगीना है, हम नगीना लड़ेंगे। और क्योंकि नगीना से ही पिछला आंदोलन खड़ा हुआ था और नगीना के लोगों ने सबकी मदद की है, लेकिन किसने पलट के नगीना की तरफ नहीं देखा, तो इसलिए नगीना पार्टी ने तय किया और नगीना पे फिर मेहनत करनी शुरू की। 1.5 साल हो गया हम लोग को मेहनत करते। बिल्कुल, जब से आपने नगीना में शुरू किया है काम 1.5 साल से, तो आप उस समय उम्मीद कर रहे थे कि उस समय जो आपके सहयोगी दल थे, चाहे लोक दल की बात करें चाहे सपा की बात करें, आपके साथ आएंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल आप अकेले खड़े हैं, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? काशीराम साहब की 2 लाइनें बड़ी फेमस है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आदमी अकेला ही पैदा होता है राजू भाई, अकेला ही वो संघर्ष करना शुरू करता है। वो जब चलना सीखता है तो माँ बाप का सहारा होता है। मैंने तो प्रयास किया था कि भाई हम बाकी सीटों पे आप सबकी मदद करेंगे, एक सीट पे हम भी अपने आंदोलन की आवाज बनाना चाहते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि जब मेरे ऊपर गोली चली तो किसी भी सदन में किसने आवाज नहीं उठाई। मेरे मरने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, किसी भी पार्टी को फर्क नहीं पड़ रहा था। सबने अपनी जिम्मेदारी अदा की ट्वीट करके, और फिर सब लोग जो है चैन से बैठ गए। तो मुझे लगा और हमारी पार्टी को कि अगर हमारे जो हमारी आंदोलन की प्रमुख आवाज है, अगर उसी के ऊपर इतना बड़ा हादसा हो जाता जिसमें कोई कमी थी मरने में, तब किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं होती। तो हमें अपने आंदोलन की मजबूत आवाज बजानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से देश भर में तानाशाही के खिलाफ, चाहे वो कोई भी सरकार हो, जहाँ दलितों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे, मुसलमानों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे, आदिवासियों पे शोषण होता है, वहां चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोग सीना तान के लड़ते हैं। लेकिन जब भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के लोगों को मुकदमे लगते हैं, उनको जेल भेजा जाता है, सरकार का विरोध करने पे, ये सब चीजें होती है, कॉमन बात है, तो कोई उनकी आवाज नहीं उठाता, ना किस सदन में, चाहे ना राज्यसभा में, ना विधान परिषद में, ना लोकसभा, ना विधानसभा में। तो हमें अपने आंदोलन की एक सशक्त राजनीतिक मजबूत आवाज बनानी चाहिए। तो इसलिए लेकिन फिर हमने फैसला लिया कि हम एक सीट पे लड़ेंगे, बाकी जगह विपक्ष की मदद करेंगे भाजपा को रोकने के लिए। लेकिन चंद्रशेखर भाई, आप विपक्ष की मदद करने के तैयार हैं, सपा की मदद करने के तैयार हैं, विधानसभा चुनाव में आप अलग हो गए थे, लेकिन यहां पर देखा तो सपा ने एक अपना कैंडिडेट दे दिया, कांग्रेस भी आपका पीछा छोड़ के, मतलब कह सकते हैं हाथ पीछे करके निकल गई, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से बात किया, लेकिन कोई भी आपकी मदद के लिए सामने नहीं आया। देखिए भाई, मैंने हाथ बढ़ाया और मदद मांगी, और मदद करने के लिए मदद मांगी। मुझे तो एक सीट पे फायदा होता, उनको 542 सीट पे फायदा होता, क्योंकि अन्याय के खिलाफ उठने वाली आवाज को प्यार करने वाले लोग पूरे देश में रहते हैं, केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, सभी जगह पे हमारा संगठन। लेकिन उनको शायद भाजपा की चिंता कम है, मेरी चिंता ज्यादा, और उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ उनका। अगर वो मेरा साथ नहीं छोड़ते तो शायद मैं इतनी मेहनत ही नहीं कर पाता। वो अलग बात है, मैं सुबह 5-6 बजे सोता हूँ और 7:30-8 बजे उठता हूँ। मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ी खुद को साबित करने के लिए, और अभी भी हम लोग लगे हुए हैं कि ये जो साबित करने की लड़ाई, आवाज बनने की लड़ाई, कमजोरों, किसानों, मजदूरों की जो बुलंद आवाज पार्लियामेंट में जाए, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। मुझे उम्मीद थी कि वो मदद करेंगे। पिछली बार जब मैं 2022 का चुनाव लड़ने गया, तब भी मुझे उम्मीद थी। वो बड़े दावे करते हैं मुख्यमंत्री को हरा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन वहां भी मैं सबसे प्रमुख चेहरा था, तो तब भी उन्होंने अपने प्रत्याशी लड़ाया, और अब भी उन्होंने प्रत्याशी लड़ाया। ये किस तरह का साथ देना होता है, ये इस बात का प्रमाण पत्र है। तो मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, उन्होंने मुझे तेजी से चलना सिखा दिया। और हमारे कहावत है कि आदमी बादाम खाने से नहीं सीखता, ठोकर खाने से सीखता है। तो मैं तो ठोकर खा खा के सीख रहा हूँ। आपने बसपा से भी उम्मीद की थी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद जो आए हुए थे नगीना में, बजाय मदद करने की आप पर कई सारे हमले किए, कहें कि आप बेवजह लड़ाई करते हैं, आंदोलन करते हैं,
दलितों को बांटने की कोशिश करी, कई कई तरह की चीजें उन्होंने कही और सीधे तौर पर हम निशाने में आप ही थे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। वो छोटे भाई हैं और बड़े भाई का फर्ज होता है कि छोटे भाई की नादानियों को माफ कर दे। उनको नहीं पता कि जब बहन बेटियों की असमतें लूटी जाती हैं, जब मटकी छूने पर हत्या की जाती है, मूछें रखने पर हत्या की जाती है, जब किसी को अगर वो न्याय नहीं ले पाता तो उसको सुसाइड करना पड़ता है। सुसाइड नोट में चंद्रशेखर आजाद का नाम लिख देता है। राजस्थान का एक छोटा भाई ओम प्रकाश रहकर जिस जो कभी चंद्रशेखर से मिला नहीं। तो ये आशा उम्मीद जो है हो जाती है चुनाव के बीच में छोड़ के। जब मैं सोमेश के लिए लड़ने जाता हूँ, इसको पुलिस ने गोली मार दी रामपुर में। जब मैं औरैया में लड़ने जाता हूँ, जब एक जो है 12 साल का बच्चा एक वीडियो जारी करता है कि भैया मामा हमारे घर आ जाओ, मेरे पापा को मार दे, दादी को, दादा को मार दे, हमें भी मार देंगे, हमारी जान बचा लो। एक अभी मध्य प्रदेश की एक माँ ने वीडियो जारी की कि बेटा हमारी बेटी को उठा लेंगे, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। उसकी हत्या, उसको आत्महत्या बता रहे हैं, उसको मार के रेप करके लटका दिया। तो उनको शायद मेरे छोटे भाई का ऐसा लगता है कि सिर्फ मांगने से न्याय मिल जाता है। उनके पास बहुत से जवाब है कि हमारी सरकार नहीं है। तो लोकतंत्र में तो जब सरकार आपकी ना हो तो आपको और ज्यादा काम करना चाहिए, जिससे कि सरकारें तानाशाह ना हो। तो जब आप, अच्छा आप सोचो, जब मैं अन्याय के खिलाफ लड़ने जाऊंगा तो सरकार क्या मुझे मिठाइयाँ देगी? पुलिस सरकार के आदेश में मुझे लाठियां मारेगी। और ऐसा थोड़ा है कि कोई और जेल जाता, पहले तो मैं ही जाता हूँ जेल। भाई मैंने तो 16-16 महीने जेल काटी। अभी उन्होंने काल कोठरी भी देखी। बेचारे पैसे वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग क्या जाने गरीबों के दर्द को। उन्होंने गरीबों की गलियां कहाँ देखी है बेचारों ने? बिल्कुल आपने सही देखेंगे कहा। तो पता जहां लग जाएगा। जी, जहां दलितों की बात होती है आप हर जगह पहुंच जाते हैं, अल्पसंख्यकों की बात होती है, लेकिन आप मायावती को लेकर भी आपने हमेशा उन्हें सम्मान दिया है, हमेशा उनकी इज्जत की है, बसपा की इज्जत की है, लेकिन आप अपना पर, लेकिन कभी उनके आपके पक्ष में वो एक शब्द भी नहीं बोलती हैं। देखिए, इज्जत का मामला ऐसा है कि वो बड़ी है हमारे, उन्होंने बहुत काम किया, बहुत संघर्ष किया, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। आज भी करता हूँ, पहले भी करता था और हमेशा करता रहूँ। वो अलग बात है कि हमेशा उन्होंने अपने जो आसपास का जो उनका एक सर्किल है, उनके बहकावे में आके मुझे बुरा भला कहा, मेरे ऊपर आरोप लगाए। लेकिन मैं उन आरोपों को ही साबित कर रहा हूँ। जैसे अखिलेश जी ने पिछली बार मेरे ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो चंद्रशेखर को किसी का फोन आ गया और वो जो है इसलिए चले गए। लेकिन इस बार तो मैं 542 में से एक सीट मांग रहा था इंडिया लाइन से। तो इस बार तो मुझे किसी का फोन नहीं आया। इस बार के आपको तो नहीं किसी का फोन आ गया भाई, कि आपने मुंह फेर लिया और आपने कह दिया कि भाई हम किसी की मदद नहीं करेंगे। और आपने तो जब आपको जरूरत होती है आप तो मदद मांग लेते हैं। और हमारा दिल देखो कितना बड़ा है, कभी हमने मदद से इनकार नहीं किया। चाहे मैनपुरी में आपने मदद मांगी हो, चाहे घोसी में, और अभी मध्य प्रदेश चुनाव में भी आपने मदद मांगी। आपको आप अगर ईमानदार हैं तो आप महसूस कीजिए कि आपने मदद मांगी नहीं मांगी आपके लोगों ने। कि एक प्रत्याशी आप अपना हटा दो, उसके एवज में एक प्रत्याशी अपना हटा देंगे और वो दोनों सीटें हम लोग जीत जाएंगे और मिलकर हम लोग प्रचार करेंगे। तो ऐसा क्या हो गया? लेना लेना जानते हैं क्या सर? तो कोई अच्छा, बात नहीं। खतौली में मैंने मदद की थी, रामपुर में भी जाके मैंने मदद की। और मैं फिर कह रहा हूं, आप निकट भविष्य में देखिएगा, जब चंद्रशेखर आजाद अब अपनी पार्टी का जिम्मेदार बनकर उपचुनाव से लेकर सारे चुनाव लड़ाएगा तो आप देख लेना, सबको पता लग जाएगा। इनको ऐसा लगता है इंडिया अलायंस के लोगों को कि भाई बहन जी थोड़ा सा डाउन जा रही है तो दलित समाज जो है इसको थोड़ा थोड़ा बांट लो, अपने अपने खेमे में थोड़ा थोड़ा ले लो, तो ये हमारा वोटर बन जाएगा देश संविधान बचाने के लिए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम तो कहाँ से उठ के आए हैं और हम अपने संघर्ष को, अपने जो है आंदोलन को मजबूत करना जानते हैं। इसलिए आज, पहले उनके पास बहनजी नाम का एक बड़ा पेड़ था, लेकिन अब चंद्रशेखर नाम का एक छोटा पेड़ भी उनके पास है, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इस समाज की रक्षा सुरक्षा करेगा, दलितों की, पिछड़ों की, मुसलमानों की, आदिवासियों की। जैसे 69 शिक्षक भर्ती में हम ही तो लड़े, 4 दिन तक हम बैठे रहे वहां खुले आसमान में लेटे, बड़ा आंदोलन करके 6,800 नियुक्तियां दिलाने का काम किया, जिसपे सरकार ने बाद में रोक लगवा दी। और नीट का मामला हो, रोस्टर का मामला हो, 2 अप्रैल का मामला हो, शाहीन बाग का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, किसान आंदोलन हो, महिला पहलवान बेटियों के सम्मान की लड़ाई हो, हमेशा चंद्रशेखर आजाद तो लड़ा, सबके लिए लड़ा चंद्रशेखर आजाद। नगीना में इसका क्या असर दिख रहा है? नगीना में सपा ने भी अपने कैंडिडेट दिए हैं, बसपा ने भी दिए हैं, बीजेपी ने दिए हैं। कहीं ऐसा तो ना होगा कि आप लड़े तो विपक्ष की सीट बंटवारा हो जाएगा और बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? ऐसा तो नहीं हो? क्या क्या देखिए, कहेंगे आप? मैंने तो इंडिया अलायंस के लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनी कि हर सीट में हम उस उम्मीदवार को लड़ाएंगे जो भाजपा को रोक रहा होगा, हम उसकी मदद करेंगे जो भाजपा को रोक रहा है। लेकिन ये एक तरफ आप ये भी कहते हो कि देश का संविधान खतरे में, 24 के बाद चुनाव नहीं होगा। फिर आप अपनी पार्टियों की हित भी देखते हो कि ऐसा ना हो गरीब का बेटा चंद्रशेखर खड़ा हो जाए तो कल हमसे कोई कंपटीशन हो जाए।
आप ये भी सोचते हो तो ये दो दो तरह की जो बातें आप करो समाज भी देख रहा है। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जनता बड़ी समझदार है। अगर तो आपने नगीना जनता के ऊपर कोई चीज थोप दी है तो जनता ऐसा नहीं उसको स्वीकार करती। जनता को बुद्धि है, जनता देखती है सोशल मीडिया के समय कौन उनके लिए मजबूत है, कौन उनके लिए लड़ सकता है, कौन उनकी आवाज उठा सकता है। और फिर मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं कि मैं तो भाजपा से लड़ रहा हूँ, उनकी नीतियों से लड़ रहा हूँ, लेकिन विपक्ष मिलकर मुझसे लड़ रहा है नगीना। तो नगीना की जनता अभी क्या सोच रही है आपके हिसाब से? अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि भाई आप हर आदमी अपने बारे में अच्छा ही कहता है, तो ये तो समय बताएगा। और आप जन समर्थन देख लो, जन समर्थन देख लो, जिनको बेस वोट समझ के समाजवादी ने बेकदरी की, हमेशा जूते की नोक पे रखा, हमेशा जो है टिकट का मामला हो या कोई और मामला हो, उनको जो है उनसे मुंह फेर लिया, सिर्फ वोटर ने उनको समझा। आज उस समाज में बेचैनी है और वो समाज भी ये कह रहा है कि चंद्रशेखर, हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, कोई कोई मर्दे मुजाहिद, कोई मजबूत आदमी आ जाए जो लड़ने वाला, हम तो उसके साथ खड़े होना चाहते हैं। हमें तो सब लोगों ने ठगा। और एक बड़ा सवाल ये है, इसका जवाब राजीव भाई आप भी जानते हैं, कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं करेगा जब तक उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बने। जी। पिछड़ा वर्ग जब तक मंडल कमीशन नहीं आया, उनके बच्चे आईएएस आईपीएस वकील जज नहीं बने, पटवारी सेक्रेटरी नहीं बने, टीचर नहीं बने, प्रोफेसर नहीं बने, एडवोकेट नहीं बने, दलित समाज भी जब तक उनको अवसर नहीं मिले आरक्षण की वजह से, तब तक उनको भी उस तरह के अवसर नहीं मिले कि वो डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस वकील जज बन जाए, पटवारी सेक्रेटरी मास्टर प्रोफेसर बन जाए, लेक्चरर बन जाए। तो अब आप महसूस करो, 2012 में एक मैनिफेस्टो हमने देखा था समाजवादी पार्टी का, जिसमें समाजवादी पार्टी के लोगों ने लिखा कि हम 18% रिजर्वेशन मुस्लिम समाज के लोगों को देंगे। अब मुझे बताओ कि वो कहाँ है 18% रिजर्वेशन? 18% रिजर्वेशन का मतलब ये है कि 100 में से 18 बच्चे मुस्लिम समाज के बनेंगे आईएएस आईपीएस वकील जज पटवारी सेक्रेटरी डीएम एसडीएम इंजीनियर मास्टर डॉक्टर। अब ये बताओ कि वो 18% आरक्षण कहाँ है? हमारे समाजवादी के साथी जवाब दें कि 5 साल में कितने बच्चों को नौकरी दे पाए। और चंद्रशेखर। देखिए फिर कह रहा हूँ राजीव भाई, हम्म। जिनकी सरकार है वो इनसे भी 4 गुना आगे हैं। वो तो पुलिस की भर्ती आती है तो पेपर लीक करा देते हैं, दरोगा भर्ती आती है तो भ्रष्टाचार कराते हैं, 69 शिक्षक भर्ती आती है तो घोटाला करा देते हैं, आरक्षण घोटाला, पिछड़ों की दलितों की कमर तोड़ देते हैं। और वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि मुसलमानों का लट बजाओ और बाकी लोगों को एकजुट करो, वो जनता समझ गई है कि मुसलमान को लट बजा के किसी और का भला नहीं हो रहा है। और हम मुसलमान के भी लट नहीं बजने देंगे, हम खड़े हैं उनके सामने। जो उनकी तरफ लेकिन लाठी लेकिन लेके चलेगा सरकार का आदमी, चंद्रशेखर आजाद खड़ा है सीना ठोक के जवाब देने के लिए, बताने के लिए कि आओ हाथ लगाओ हम देंगे जवाब। ये तो आप बिल्कुल सही बोले कि चंद्रशेखर आजाद हर जगह खड़ा होता है, उसके पीछे भारी जन समर्थन होता है, यूथ होते हैं, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। युवा बहुत होते हैं, भीड़ बहुत होता है, ऐसा कहाँ क्या हो कौन जाता है? कौन कह रहे हैं राजीव भाई, कौन कह रहे हैं? अभी आपको इसका जवाब दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, सीना ठोक के कह रहा हूँ। अगर आरएसएस भाजपा के लोगों को गलतफहमी है कि मुसलमानों को, किसानों को, ईसाइयों को, दलितों को पीटेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद से सामना करना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह जान लें। पिछड़ों के बच्चों का अधिकार छीनेंगे तो चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा। बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं होगी उत्तर प्रदेश में, तो हर दिन चंद्रशेखर आजाद से मुकाबला करना पड़ेगा, धरना का, प्रदर्शन का सामना करना पड़ेगा। और आप कह रहे वोट में कन्वर्टेड नहीं हुआ, तो बताओ आप, राजस्थान के रामगढ़ सीट पे 74,000 वोट हमें मिला ही नहीं मिला और बसपा को 1200 वोट मिला नहीं मिला। आप चेक करके बताओ। मैं आप ये जीत की बताओ, बानसूर पे नहीं, आप ये बताओ, अगर मैं एक वोट से हार हार जाए हम लोग चुनाव, तो इसका मतलब क्या जन समर्थन हमारे साथ नहीं है? कैसी बात कर रहे हो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस संदर्भ भाई? में बात कर अगर रहा 74,000 वोट लेके, आप समझते हैं 74,000 वोट केसली के सिंबल को मिलना, फिर मीडिया ने अफवाह फैलाई कि ये सब वोट तो जो है प्रत्याशी का वोट है, तो मेरे मैंने तुलना करके दिखाया कि बसपा को 1200 वोट मिले, तो जो कैडर का वोट था कहाँ चला गया? 54,000 वोट मिले हमें बानसूर पे। अगर 11,000 वोट बसपा नहीं काटती तो 7,000 से हमारा प्रत्याशी हारा वहां। अगर ऐसा ही जो है भरतपुर नगर पे, अगर कुछ वोट हमारे लोग नहीं काटते, बसपा को 1100 वोट मिले, 1000 वोट मिले, तो दलित समाज तो, पिछड़ा समाज तो, आदिवासी समाज तो, मुस्लिम समाज तो बहुत दिन से इस नेता की, तो ऐसे नेता क्लास में था जो ईमानदार से उनके लिए लड़े, जो सीबीआईडी इनकम टैक्स से डरता हूँ, मुकदमे नहीं, जेल से डरता हूँ। नहीं, अब तो वो बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं। नहीं चंद्रशेखर भाई, मैं जीत के संदर्भ की बात कर रहा था। चलिए अगर मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं, अगर आप जीतते हैं, एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, फिर क्या कर पाएंगे आप एक सीट पर? जहां लोकसभा की बात करें तो जहां 543। देखिए पहली बात आपने की जीत, लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है लोग, लेकिन लोकतंत्र में लड़ते हैं, विपक्ष की भी बहुत अहम भूमिका होती ही नहीं होती है भाई।
कुछ विपक्ष वो है जो सदन में चला जाता है, कुछ विपक्ष ऐसा जो सड़कों पे रहता है, उसकी भी अहमियत होती है। उसके पीछे अगर जन समर्थन हो तो सरकार को उसका भी जवाब देना पड़ता है। और हमने तो 2 अप्रैल 2018 में करके दिखाया ना, दिल्ली में जब गुरु घर टूटा करके दिखाया ना, एनआरसी पे करके दिखाया ना, किसान आंदोलन में करके दिखाया ना। तो हमने तो हमेशा करके दिखाया ना, हम करके दिखाने वाले लोग हैं, मुंह से नहीं बोलते, काम करके दिखाते हैं। और रही बात एक सीट की, आपने ये एक सीट शुरुआत है। और इस देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अकेले आदमी थे, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने तर्क के आधार पे गरीबों, कमजोरों, किसानों, तमाम जातियों के लोगों के हक अधिकारों के लिए सबको सहमत किया। और तो आप समझते हैं पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट को पूरी दुनिया से सुनती है, भारत की पार्लियामेंट को। हम बताएंगे कि देश में किस तरह का व्यवहार कमजोर, हक वंचित समाज के लोग साथ हो रहा है। 75 साल बाद भी अगर प्लस्तर नहीं हुआ मकान पे तो ये दिया है सरकार ने। आप मुझे ये बताओ, 18% जिनकी संख्या जितनी है वो उतना टैक्स देते हैं, उनकी तरक्की के लिए कितना पैसा लगाती है सरकार? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे जो अन्याय हो रहा है, जनजाति आजाद भारत में कब बंद होगी? कब इस देश में बहन बेटियां सेफ होंगी? कब सशक्त होंगी? कब अपने पैरों पे खड़ी होंगी? इसका जवाब देना पड़ेगा। आज भी 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन देने की बात करने वाली सरकार के लोग ये बताएं कि 75 साल की आजादी में क्या बदला है? देश की आधी से ज्यादा आबादी तो भूखी नंगी है, जिनके पास पहनने को साफ कपड़े नहीं है, खाने को अच्छा भोजन नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है। ये भी नहीं दे पाए तो दिया क्या आपने? जेब काटी है 350 के अंदर 1150 रुपए का। आपने जेब काटी है 150 रुपए का आने वाला बिजली का बिल 600 रुपए का। और माप आप पैसा करते हो अमीरों का, धन्ना सेठों का, जिनसे आप चंदा लेते हो, उद्योगपतियों का। गरीबों को क्या माफ करते हो? किसानों का क्या माफ करते हो? मजदूरों को क्या माफ करते हो? कर्ज मुक्ति पे आप लाखों लाखों करोड़ रुपया माफ करते हो उद्योगपतियों को, गरीबों को कौन सा पैसा माफ करते हो? बिजली का बिल ना जमा करे, कनेक्शन काट देते हैं। मैं तो यही रहता हूँ ना, गांव देहात में, सड़कों के हाल देखो कितने बुरे हैं। चंद्रशेखर भाई, अंतिम सवाल ये है कि अब भारतीय राजनीति दो खेमे में बढ़ गई है। एक खेमा जो एनडीए गठबंधन कहला रहा है, दूसरा जो है वो कह रहा है कि इंडिया गठबंधन। तो जीत जाते हैं लोकसभा में आप आ जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? पहली सवाल पे एक बात और रखूं, अकेला अम्बेडकरवादी 131 गूंगे बहरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे भारी पड़ेगा। और विपक्ष सरकार के भी, जिसकी भी सरकार बनेगी, सबसे अपने हक अधिकारों के लिए बोलेगा। और क्योंकि अपनी पार्टी का अकेला एमपी होगा तो हर सेशन में उसे बोलने का मौका मिलेगा, हर बिल पे उसकी बात को सुना जाएगा, उसकी बात का सरकार को जवाब देना पड़ेगा। प्रमोशन में रिजर्वेशन पे भी सवाल होगा। तमाम तरह से जो स्कॉलरशिप और स्कूल जो बंद, स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, स्कॉलरशिप जो बंद की जा रही है, और स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल जो नहीं बन रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही है, डेंटल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब पे बात होगी। उद्योग धंधों पे बात होगी, कुटीर उद्योग पे बात होगी, क्षेत्र के विकास पे बात होगी, बाढ़ की समस्या यहाँ उस पर बात होगी, यहाँ खो की समस्या उस पर बात होगी, किसानों की फसल के दाम पे बात होगी, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए उपयुक्त व्यवस्था के लिए, लोन की व्यवस्था के लिए बात होगी। और आपने कहा जिनसे संघर्ष होता है उनसे समझौता नहीं होता, जिन समझौता उनसे संघर्ष नहीं होता। कभी भाजपा के लोगों से कभी कोई समझौता था ही नहीं, ना होगा। और रही बात इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस के कितने साथी भाग गए, हम तो हमेशा खड़े रहे कि हम साथ देंगे। उन्होंने हमारा साथ लिया, हम जनता से, हमने जनता का अलायंस बना लिया हमने। अब नगीना में एक तरफ एनडीए अलायंस है, एक तरफ इंडिया अलायंस है, और तीसरी तरफ जनता अलायंस है, चंद्रशेखर आजाद और नगीना की महान जनता, सभी जाति धर्मों के लोग जो अपने क्षेत्र में मजबूत नेतृत्व चाहते हैं, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 3 उन्होंने बना लिए। तो मैं तो फिर भी इनका साथ दूंगा, जो विपक्ष है आज का, उनका साथ मैं फिर भी दूंगा। मैं कभी उन भाजपा खेमे में नहीं जाऊंगा। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अकेला एक दलित का बेटा, अकेला एक बहुजन बेटा, अकेला एक गरीब का बेटा नहीं पच पाया आप लोगों को? आप देश को बचाने की बात, पूरे दलित समाज को बचाने की बात करते हो, पूरे पिछड़े वर्ग को बचाने की बात, हिस्सेदारी की बात करते हो, एक सीट नहीं दे पाए, एक सीट पे मदद नहीं करा पाए। ये है आपका चरित्र? तो चलिए चंद्रशेखर भाई, एक आखिरी बात और कहनी है राजीव भाई। मैंने गाजियाबाद का एक कार्यक्रम देखा, इंडिया अलायंस का कार्यालय उद्घाटन का, मेरा फोटो लगा रखा है। और मैंने कैराना का भी देखा, और उसमें मेरा फोटो लगा रखा है इंडिया अलायंस में ऊपर, जहां के नेताओं की तस्वीर है। इसका क्या मतलब है? क्या वो नहीं जानते कि हम अलायंस का ऐसा नहीं रहे, हमें निकाल देगा अलायंस से? तो आप बताओ, हमसे, हमारे समाज से वोट चाहते हैं, हमारे फॉलोअर से वोट चाहते हैं, हमारे लोगों से वोट चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं देखना चाहते आगे बढ़ता है। लेकिन खुल के लोग नहीं बोल रहे आपके पक्ष में। अखिलेश के भी
और देखो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं यहाँ बैठ के कि भाई चंद्रशेखर तो ये कर देंगे, चंद्रशेखर वो कर देंगे। मगर कह रहा फिर मेरा फोटो क्यों लगा रहे हो अगर चंद्रशेखर इतना बुरा है? फिर चंद्रशेखर का पल्ला पसार की मदद क्यों मांगते हो चुनाव में? और अभी बहुत चुनाव होंगे राजीव भाई, आप देखना, समय जवाब देगा और नगीना की जनता जवाब देगी कि नगीना की जनता के दिल में कौन है। और मैं आपको आज कह रहा हूँ, नगीना की जनता ने मन बना लिया कि उनके मन में चंद्रशेखर आजाद है और 70% प्लस में चंद्रशेखर है जो पोलिंग होगा, और बाकी 30 में सारे हैं। और सब लोग मिलके बेचारे, कोई वोट वोट नहीं अपने खराब करेगा, आप याद रखना, कोई वोट नहीं खराब करेगा। खुल के बोल रहे हैं, आओ आप दिल्ली से, आपको पता लगेगा जनता खुल के बोल रही है। चलिए, अच्छी बात है। तो चंद्रशेखर आजाद, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद भाई, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।